हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन केमिस्ट्री लेक्चर ऑफ क्लास 11। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एटम का क्लासिकल पार्ट क्या है, कैसे एटम का स्ट्रक्चर बना। हम लोग जानते थे कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में कहाँ पे पाए जाते हैं, इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्टों ने अपनी तरफ से एटम के स्ट्रक्चर देने का प्रयास किया था, जिसमें से पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले जो बात किया था वो थॉमसन ने किया था। और इस तरह हम थॉमसन के जो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया था उसको हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। तो उस थॉमसन एटॉमिक मॉडल में उन्होंने यही बताया कि कैसे उस समय उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी थॉमसन ने, और उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर पूरे एटम में फैला रहता है और प्रोटॉन पूरे एटम के अंदर पूरा पार्ट पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें पॉजिटिव पार्ट में कहीं कहीं पड़े होते हैं, जैसे वाटरमेलन। तो कल इसमें हमने बताया भी था आपको कि वाटरमेलन में जो बीज है, सीड्स है, वो जैसे उसके अंदर पड़ा होता है वो रेड पोर्शन पूरा एज अ पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए और जो सीड है वो निगेटिव चार्ज मान लीजिए। तो इस तरह थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल बताने का प्रयास किया, लेकिन थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आगे गलत हो गया और उसको गलत करने का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। यानी रदरफोर्ड ने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को गलत कर दिया। रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने पाया कि जब एटम के ऊपर अल्फा रेज डाला जाता है, अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो किसी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज रेज गया तो पॉजिटिव चार्ज रेज जाने से वो उसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा कि वो कुछ ठीक बीच से कुछ रेज वापस आ जा रही थी उसी डायरेक्शन में, और साइड वाली रेज उस एटम के अंदर से निकल जा रही थी, और जो थोड़ा दूर रेज थी वो सीधे सीधे एटम से बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल जा रही थी। इस आधार पे रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि एटम के अंदर कुछ खाली जगह होता है। ठीक है, अगर वो खाली जगह नहीं होता तो जो पॉजिटिव रेज जा रही थी वो पॉजिटिव रेज पूरे एटम से वो वापस कर दी गई होती, लेकिन एटम के अंदर से कुछ रेज निकल जा रही, इसका मतलब एटम में खाली वैकेंट स्पेस होता है और उन्हीं स्पेस से रेज पास हो जा रही थी। यानी कहने का मतलब कि एटम में पूरा पॉजिटिव चार्ज इधर फैला नहीं रहता है, वो पॉजिटिव चार्ज किसी एरिया में, थोड़ा से एरिया में वो बंधा रहता है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया और कहा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो न्यूक्लियस छोटा सा होता है और एटम के सेंटर में पाया जाता है, इसीलिए सेंट्रल रेज जो है वो रिफ्लेक्ट कर दिया जा रहा था उसी डायरेक्शन में। तो इस तरह न्यूक्लियस की डिस्कवरी की रदरफोर्ड ने, और उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल भी दिया था जिसको हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से जाने। और उसके बाद फिर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ड्रॉबैक आ गया था, जो इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से, उसके एनर्जी के लॉस की वजह से ऑर्बिट छोटी होती और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता। तो इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो उनका ड्रॉबैक था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोर्स आए और बोर्स ने जो है वो अपना एटॉमिक मॉडल दिया, और इस तरह बोर्स के एटॉमिक मॉडल के बारे में हमने पढ़ा भी कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में घूमता है तो वो उस ऑर्बिट में घूमते समय वो किसी तरह के एनर्जी का लॉस या गेन नहीं करता है, और जब एनर्जी का लॉस या गेन नहीं करेगा तो फिर उसकी ऑर्बिट छोटी नहीं होगी और वो न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से एटम का एग्जिस्टेंस बचा रह गया, और आज हम लोग क्लासिकल पार्ट में से आगे बढ़ेंगे और उसके क्वांटम पार्ट को समझेंगे कि एटम का क्वांटम पार्ट कह लीजिए, या इसी को मॉडर्न पार्ट ऑफ या मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम कह सकते हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसके पीछे भी कुछ कैसे डेवलपमेंट हुआ इसको आपको बता दें। तो जैसे 1905 में आप जानते होंगे कि आइंस्टाइन बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, और उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक इक्वेशन दिया जिसको हम लोग E = mc² के नाम से जानते हैं। ये 1905 में ऐसा इन्होंने आइंस्टाइन ने किया था। ठीक, तो आइंस्टाइन ने 1905 में एक इक्वेशन दिया जिसको हम लोग E = mc² पढ़ते हैं, और ये एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन के, एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जाना जाता है। और
इन्होंने इस समय बताया कि जो लाइट है, लाइट में डुअल नेचर पाया जाता है, ठीक है, यानी लाइट में डुअल नेचर है। और इस बात को इन्होंने 1905 में बताया। अभी हम लोग इस इक्वेशन का क्या यूज़ है इसके बारे में अभी आगे देखेंगे। तो 1905 के आसपास आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट में डुअल नेचर होता है, यानी लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक। तो लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है, यानी लाइट में डुअल नेचर पाया जाता है। ये बात इन्होंने कहा कुछ समय बाद, और ये आगे ये बात आने लगी कि जब लाइट के अंदर डुअल नेचर पाया जाता है तो इस तरह इलेक्ट्रॉन में भी डुअल नेचर, यानी इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करता है, तो इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर होगा। और उसके बाद मैटर में भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों पाया जाएगा, ठीक। तो इस तरह पूरा मैटर ही वेव और पार्टिकल के कॉन्सेप्ट में उलझने लगा। यानी ये बात स्टार्ट हो गई थी कि जब लाइट के अंदर डुअल नेचर पाया जाता है तो और भी दूसरे सब्सटेंस के अंदर भी डुअल नेचर पाए जाने चाहिए। तो इस बात को आगे मैथमेटिकली प्रूव्ड किया, जिसका नाम था, साइंटिस्ट थे लुइस डी ब्रोगली, ठीक है। तो उसको डी ब्रोगली के नाम से हम लोग जानते हैं। और लुइस डी ब्रोगली ने बताया कि जिस तरह लाइट के अंदर डुअल नेचर पाया जाता है, वैसे ही मैटर में भी डुअल नेचर पाया जाता है, यानी मैटर भी पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव करती है। ये बात इन्होंने कहा, और इसके लिए इन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी दिया था कि उसका वेव लेंथ फाइंड करने के लिए इक्वेशन दिया, जिसको हम लोग लैम्डा इक्वल टू इसको h/p के नाम से जानते हैं, जहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है, किसी भी मैटर का वेवलेंथ, h प्लांक कांस्टेंट है एंड p क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। p इक्वल टू क्या होगा, mv लिखा जाएगा, यानी मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। तो इस तरह ये इक्वेशन दिया, मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, वेव नेचर को सॉल्व करने के लिए। और इस तरह इन्होंने कहा कि मैटर में भी पार्टिकल और वेव नेचर दोनों पाया जाता है, ये डी ब्रोगली ने कहा। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि इस तरह मैटर या इलेक्ट्रॉन, मैटर किससे बना होगा, इलेक्ट्रॉन से बना होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर या मैटर के डुअल नेचर, ये डी ब्रोगली ने बताया। और इसका शुरुआत किसने किया था, आइंस्टाइन ने किया था, कह के कि लाइट के अंदर डुअल नेचर पाया जाता है। तो इस तरह से आगे डुअल नेचर के कॉन्सेप्ट को आगे और इसको एक फोर्स मिला, ठीक है, इस पे साइंटिस्ट और वर्क करने लगे। और इस तरह हम यहाँ कहने में समर्थ हो गए। डी ब्रोगली ने जो स्टेटमेंट दिया डुअल नेचर को कहने, उन्होंने कहा कि ऑल मैटर पार्टिकल इन मोशन पॉजेज वेव कैरेक्टरिस्टिक। ये स्टेटमेंट डी ब्रोगली ने दिया, ऑल मैटर पार्टिकल्स इन मोशन पॉजेज वेव कैरेक्टरिस्टिक। पार्टिकल जब मैटर है तो पार्टिकल से तो बना ही है, तो पार्टिकल नेचर तो ऑलरेडी मैटर के अंदर है। अब इन्होंने कहा कि जितने भी मूविंग पार्टिकल्स हैं उन सब के अंदर वेव कैरेक्टरिस्टिक, वेव नेचर पाया जाता है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पार्टिकल के रूप में ही हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है और वो भी जब मूव करेगा तो वो भी वेव नेचर को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी वेव नेचर उसमें भी पाया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट देके इन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि पार्टिकल मैटर के अंदर भी वेव नेचर पाया जाता है, यानी मैटर पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है, यानी मैटर का भी डुअल नेचर होता है। और इसके लिए ये इक्वेशन बताया, मैथमेटिकली उन्होंने इस बात को प्रूफ किया और इसकी इक्वेशन दिया लैम्डा इक्वल टू h/p,
P। अब ये रिलेशन कैसे आता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस रिलेशन में आप देखेंगे कि इसके लिए इन्होंने प्लांक का क्वांटम थ्योरी का यूज किया। प्लांक एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, प्लांक क्वांटम थ्योरी। अब ये प्लांक क्वांटम थ्योरी में ये कहा गया E=h², ठीक है, यानी एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट या बंडल के फॉर्म में ट्रैवल करती है, जिसको हम लोग क्वांटा के नाम से जानते हैं। तो E=h²। न्यू क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी, और h को प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये रिलेशन इन्होंने दिया था कि जो एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करती है, और उस पैकेट को या उसे क्वांटा भी कहते हैं, और उसकी वैल्यू h² होती है। तो ये रिलेशन प्लांक ने अपने क्वांटम थ्योरी में दिया था। और आइंस्टाइन का रिलेशन आप लोग जानते ही हैं। आइंस्टाइन ने E=mc² इक्वेशन दिया था। अगर हम इसको इक्वेशन 1 कहे और इसको इक्वेशन 2 कहे तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट करने पर, या दोनों को हम यहाँ पे क्या करें, इन दोनों को हम यहाँ कंबाइन कर दे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इसका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख लिए कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर 1 और 2 को कंबाइन कर दे तो h² हो जाएगा mc², और यहाँ से न्यू इक्वल टू होता है c/λ। ये फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन, ये c क्या है, लाइट की वेलोसिटी है, और लैम्डा वेवलेंथ है। तो ये न्यू c/λ होता है। अब यहाँ पे न्यू की वैल्यू रख देंगे, c/λ इक्वल टू ये हो जाएगा mc²। एक c यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा h/λ इक्वल टू mc, और यहाँ से लैम्डा को उधर लेंगे तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ h/mc, और ये रिलेशन आपका हो गया। लैम्डा का एक फार्मूला ये आ गया। अगर यहाँ पे आप mc को p कह ले, c क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ही तो है, तो m×c कहिए या v कहिए, ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से आप इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू h/p, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो रिलेशन इन्होंने निकाला मैथमेटिकली, वो इस तरह से निकाला। इसके लिए प्लांक के क्वांटम थ्योरी का यूज किया और आइंस्टाइन के इक्वेशन का यूज किया डी ब्रोगली ने, और बताया कि मैटर में भी डुअल नेचर पाया जाता है, यानी मैटर भी वेव की तरह बिहेव करता है। पार्टिकल तो है ही मैटर, तो पार्टिकल की तरह तो बिहेव वो करेगा ही। तो इस तरह मैटर का भी डुअल नेचर होता है। ये बात कंफर्म हो गई। तो इस तरह ये बात कंफर्म हो गई कि मैटर में भी डुअल नेचर पाया जाता है, और मैटर का डुअल नेचर होने की वजह से ये मैटर का डुअल नेचर करीब 1924 में ये डी ब्रोगली ने बताया था कि मैटर में डुअल नेचर पाया जाता है। और दो थ्योरीज दी गई थी मॉडर्न जो नया स्ट्रक्चर एटम का डेवलप करने में, ठीक है, 2 थ्योरी दी गई थी, और इन्हीं 2 थ्योरी का कंट्रीब्यूशन है न्यू मॉडल ऑफ एटम को बताने में, ठीक है। एटम के न्यू मॉडल को समझाने के लिए 2 थ्योरीज दी गई। पहला तो आपको बताया हमने डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिसको डी ब्रोगली ने 1924 में दिया था। सेकेंड थ्योरी जो था वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये 1927 में दिया गया था हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट के द्वारा। और इन्होंने बताया, अभी तो आपको ये आइडिया हो गया है कि मैटर जो है वो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर रखता है। और हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का उसका मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम और उसका पोजीशन
दोनों को एग्जैक्ट एक्यूरेट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन ही है, अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और उसका पोजीशन एक साथ एक बार हम उसको एक बार में ही फाइंड आउट एक्यूरेट नहीं कर सकते। यानी उसका अगर पोजीशन हमें पता है तो मोमेंटम उसका बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी एक साथ दोनों का मेज़रमेंट हम पोजीशन और मोमेंटम का नहीं कर सकते। तो चलिए देख लेते हैं इनका स्टेटमेंट क्या है। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू measure simultaneously both the position and momentum of माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब होता है कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप कह सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एब्सोल्यूट एक्यूरेसी विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, ठीक है। यानी एक्यूरेटली आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक समय से पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। यानी पोजीशन को डेल्टा एक्स से और मोमेंटम को डेल्टा पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह पोजीशन और मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये रिलेशन इन्होंने दिया था। यहाँ से हम डेल्टा P इक्वल टू एम वी होता है, तो P इक्वल टू एम वी से इस रिलेशन का यूज करते हुए डेल्टा P को हम रिप्लेस कर सकते हैं m इंटू डेल्टा V से। तो यहाँ से अब इस रिलेशन को, ये रिलेशन में दिया गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा। अब ये डेल्टा x इंटू हम इसकी जगह पे m डेल्टा V लिख लेंगे और ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब यहाँ से हम m को उस तरफ भेज देंगे तो डेल्टा x इंटू डेल्टा V इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, ये रिलेशन आ गया। यानी यहाँ से पोजीशन और वेलोसिटी का जो चेंज है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m होगा। यहाँ पे आप इक्वल साइन अगर लेते हैं, यानी इस रिलेशन को अगर आप ऐसे लिखते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा V, और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही यूज करेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा h अपॉन 4 पाई m। अब ये रिलेशन कब लिखा जाएगा, तो ये रिलेशन जो है वो मिनिमम अनसर्टेनिटी को बता रहा है, ठीक है। तो ये मिनिमम अनसर्टेनिटी, ठीक, तो मिनिमम अनसर्टेनिटी को बताएगा जब हम यहाँ पे इक्वल साइन ले लेंगे। तो इस तरह से ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी को बता रहा है। डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा वी वेलोसिटी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और एच को बोलेंगे प्लांक कांस्टेंट। और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आप सभी को पता होगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये इसकी प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है जिसका न्यूमेरिकल में आपको यूज़ करना होगा। 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो इस तरह से ये दो थ्योरीज जो थी, ये मॉडर्न स्ट्रक्चर बनाने में, एटम का जो नया स्ट्रक्चर होगा
उसको समझाने में इन्होंने इन दो थ्योरीज ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें से पहला था डुअल नेचर ऑफ मैटर और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इन्हीं दो थ्योरी के द्वारा एटम का जो मॉडर्न पार्ट है वो हम लोग अब आगे स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह एटम के क्वांटम कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए दो थ्योरीज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, जिसमें से एक था डी ब्रॉगली का जो उन्होंने मैटर के नेचर के बारे में बताया था, डुअल नेचर ऑफ मैटर, और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये बताया कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक साथ उसका हम पोजीशन और मोमेंटम का एग्जैक्ट मेजरमेंट या एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ उसका निर्धारण हम नहीं कर सकते, यानी उसको हम एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते मोमेंटम और पोजीशन। तो इस तरह ये दोनों थ्योरीज क्वांटम कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में अपना बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। और हम लोगों ने अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा और उसमें फार्मूला भी पढ़ा। अब उसी फार्मूला पे हमसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल हमने लिखा हुआ है। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी आपको वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में क्या अनसर्टेनिटी होगी ये पता करना है, और उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी दिया हुआ है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन का सल्यूशन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है डेल्टा वी, यानी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, और पोजीशन में दिया हुआ है डेल्टा एक्स दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। ए के ऊपर 0 का मतलब हुआ एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इस तरह हम इसको मीटर में इस तरह कन्वर्ट करके लिख लेंगे। फिर उसके बाद फार्मूला है हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू होता है h/4π। ठीक, अब यहाँ से p को हम v इसको चेंज कर लेंगे डेल्टा v में, और नीचे क्या आ जाएगा m आ जाएगा, यानी इस रिलेशन का 4π m ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ से। ठीक है, p इक्वल टू यहाँ पे हमने एम वी रख दिया है, और इस रिलेशन का यूज करते हुए हमने उसको इस तरह कन्वर्ट कर लिया फार्मूला को। हमें क्या निकालना है, डेल्टा वी निकालना है। तो डेल्टा वी को इधर रखिए और h/4πm इंटू डेल्टा एक्स को यहाँ ले लीजिए। अब यहाँ से हम सभी का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ h का वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 होता है, प्लांक कांस्टेंट है। और अभी हमने आपको प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू बताया। ज़रूरी नहीं है कि h की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही हो, h की वैल्यू आपको लर्न भी होना चाहिए, और वो वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। और यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो यहाँ रख देंगे 9.1 इंटू 10⁻31, और फिर उसके बाद यहाँ डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास है 10⁻10। अब इसमें 10⁻10 है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप। 6.62 इंटू 10⁻34 है, ये 31 ऊपर चला जाएगा, प्लस 31 हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, अपॉन में नीचे क्या रहेगा, तो ये होगा 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ ऊपर लिखेंगे 6.62 इंटू 10⁻, अब यहाँ 31 और 10 मिलके 41 हो जाएगा, और 41 में से ये 34 माइनस करेंगे, तो यहाँ से आपका 7 बचेगा, प्लस 7 10⁻7। ठीक है, 41 में से 34 माइनस हो जाएगा, तो ये 10⁻7 बचेगा, और नीचे आपका आ जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर करीब आना चाहिए, इसका आंसर 3.49
इंटू अभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा आपको करीब सॉल्व करने पे 5.76 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आएगा 5.76 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एक्यूरेट up to 99.99%. What is the uncertainty in its लोकेशन? लोकेशन का मतलब इसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी आपको फाइंड करना है और उसके स्पीड दिया गया है, यानी वेलोसिटी उसका 40 मीटर पर सेकेंड है, जिसको एक्यूरेट 99.99% वो मेज़र किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, इसमें स्पीड दिया हुआ है और ये स्पीड को v से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा v से, और ये है आपका 40%। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 मीटर पर सेकेंड का 99.99% उसको एक्यूरेट मेज़र किया गया है। तो इस तरह इसका हम क्या निकाल लेंगे। अब इसमें बचा कितना है, अनसर्टेनिटी कितना बचा है, 0.01 का अनसर्टेनिटी बचा है और परसेंट का मतलब 100। ठीक है, तो 99.99% तो उसको मेज़र किया ही गया है। जो अनसर्टेनिटी उसमें बचा है स्पीड को मेज़र करने में, वो कितना होगा, 0.01 मीटर होगा, जो भी है 0.01% बचा है और उस 0.01% अनसर्टेनिटी है उसमें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 0.01%, और इसका 40 का 0.01% निकाल लेंगे तो ये सॉल्व करने पर मिल जाएगा आपको करीब 0.004 मीटर पर सेकेंड नया स्पीड आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, अब इस स्पीड का यूज हमें किस में करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में अनसर्टेनिटी इन लोकेशन, यानी डेल्टा एक्स निकालना है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास रिलेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू हम लिखते हैं h/4πm। ठीक, यहाँ पे हमें डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा h/4πm डेल्टा वी। अब इसमें सब वैल्यू रख दीजिए आप। h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34, पाई की वैल्यू 3.14, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और डेल्टा v की वैल्यू है 0.004। ठीक है, एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो अनसर्टेनिटी था इतना एक्यूरेट मेजर किया गया था, 0.01% की ही अनसर्टेनिटी था, तो उसको हमने वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर लिया, जो आएगा 0.004 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जब रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये करीब वैल्यू मिल जाएगा आपको, ये आना चाहिए 0.0145 मीटर। ठीक है, तो 0.0145 मीटर ये सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा पोजीशन में क्या अनसर्टेनिटी होगी। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, जिसको आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा। और क्वेश्चन में आपको यहाँ फार्मूला इक्वल लेके चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिखाने का मतलब है कि इक्वल रेफर करता है मिनिमम अनसर्टेनिटी को। चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आपको पता होगा कि डायमीटर, एटम का जो डायमीटर होता है, कोई भी एटम ऐसे सर्कुलर फॉर्म उसको स्फेरिकल माना गया है, और इस तरह स्फीयर का डायमीटर एटम में, इसको अगर एटम मान लें तो एटम का डायमीटर करीब होता है ये 10⁻15 मीटर का।
ठीक है, 14 से 15 मीटर, 10⁻⁻14 से 15 मीटर के बीच में एटम का डायमीटर होता है। तो इस तरह डायमीटर को ही, एटम के डायमीटर को हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मान लेंगे। तो इस तरह डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। ये 10⁻⁻15 मीटर है क्या, तो ये है डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी ये न्यूक्लियस का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और ये एटम इसके अंदर ऐसे पाया जाएगा और ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक, तो न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है और उस न्यूक्लियस के डायमीटर को हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं रहता है। तो न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर है, वो हमारा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो जाएगा। हमें डेल्टा वी निकालना है यहाँ पे, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और उस आधार पे हम कह लेंगे कि क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारे पास फार्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4πm। ठीक, अब यहाँ से हमें निकालना है डेल्टा वी, तो डेल्टा एक्स हमें पता है, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4πm डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सब वैल्यू रख दीजिए। ये h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 होता है, पाई की वैल्यू 3.14 है, और यहाँ m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू 10⁻15 है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 6.62 इंटू 10⁻34, अब ऊपर 31 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 15 भी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अपॉन में होगा 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1, अब ये 6.62 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1, और ऊपर आएगा 10 टू दी पावर, यहाँ पे माइनस, यहाँ 31 और 15 मिल के आपका हो जाएगा यहाँ पे 41 और 5 यानी 46। ठीक है, 46 में से 34 माइनस कर लीजिए, तो 46 में से 34 गया 2, और यहाँ आ गया आपका 1, तो ये आ गया 10 टू दी पावर 12। ठीक, अब 10 टू दी पावर 12 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब आपको वैल्यू मिल जाएगा, ये आएगा 5.77 इंटू 10 टू दी पावर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है किससे, ये लाइट की वैल्यू से। लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, और आपको यहाँ दिख रहा है कि ये कितना है, 5.77 इंटू 10 टू दी पावर 10 मीटर पर सेकेंड है, जो लाइट की वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा है। और अभी तक केवल लाइट की ही वेलोसिटी के बारे में ही मालूम है, लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से और किसी चीज़ की वेलोसिटी नहीं होती है। तो इस तरह इसकी वेलोसिटी यहाँ पे मिल रहा है 5.77, जो लाइट की इंटू 10 टू दी पावर 10, जो लाइट की वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा है, और ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि लाइट की वेलोसिटी अभी तक हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकता है। यानी स्टेटमेंट यहाँ पे हम दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि डेल्टा वी इज, इसमें डेल्टा वी की वैल्यू क्या आया है, मच यानी बहुत ज़्यादा है, मच हायर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, यानी डेल्टा वी की वैल्यू जो यहाँ आया ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से। और ये क्या है, इट इज़, ये इम्पॉसिबल है। ठीक।
ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये इम्पॉसिबल है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा आ रहा है और इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो अभी तक हम लोग जो वेलोसिटी जानते हैं वो सबसे ज़्यादा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और उससे ज़्यादा अगर आएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम अब इलेक्ट्रॉन के लोकेशन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन एटम के, अभी तक हम लोगों ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, अब इलेक्ट्रॉन एटम में ये इसका जो क्वांटम कॉन्सेप्ट था एटम का, इसमें अब इलेक्ट्रॉन कैसे कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे रहेगा। अभी तक तो एटम में यही था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहेंगे, ये सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अब उसके बाद जब हम लोग क्वांटम पार्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े एटम के, तो क्वांटम कॉन्सेप्ट में अब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ पे रहता है, सारा कुछ लेके इलेक्ट्रॉन के सभी सारा जो थ्योरीज था वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अब आगे वर्क करने लगा। और इस तरह अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब इसके लिए ये भी कहा गया क्लाउड मॉडल, इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है, ये बात तो क्लियर ही हो गया है, इलेक्ट्रॉन वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है। अब इसके लिए बहुत सारे प्रूफ भी दिए गए थे इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को प्रूफ करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है। उसके लिए मिलिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल्स होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और उसके बाद वेव नेचर को प्रूफ करने के लिए डेविसन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर पाया जाता है। तो इस तरह से ये कन्फर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह अब वो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कैसे एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे रहेगा, इस बात को हम लोग देख लेते हैं। तो एक उसको हम लोग सेल और सब सेल के नाम से जानते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो सेल के अंदर ही सब सेल होता है। जी, आप बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़े थे कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। KLMN ये सब हम लोग सेल को रिप्रेजेंट किए थे। इसी के एलिमेंट को सेल या एनर्जी लेवल कहते हैं और इन्हीं को ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है। और सब सेल क्या होता है, इसी के अंदर पार्ट होता है, ऐसे छोटे छोटे रीजन होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। वैसे ये सेल में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन एक छोटे से एरिया में, रीजन में पाया जाएगा। अब ये पूरा सेल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिट या सेल कह लीजिए। अब इसी सेल के अंदर एक छोटे छोटे इस तरह के ऐसे रीजन होते हैं, जैसे ये एक रीजन हो गया, दूसरा रीजन ऐसे हो गया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये रीजन सेल में इधर उधर बने रहते हैं उसी के सर्कुलर ऑर्बिट में, जो सर्कुलर पार्ट हम लोग दिखाते हैं। हालांकि एटम का स्ट्रक्चर इतना सर्कुलर, इस तरह स्फेरिकल शेप नहीं होता है, न्यूक्लियस होता है और वो इस तरह ऐसे शेप में ये एटम का ये शेप बनाया था डी ब्रॉगली ने। और इसी शेप को हम लोग कट करके, इस तरह कटिंग करके इसको स्फेरिकल शेप बना दिए कि एटम स्फेरिकल शेप का होता है। हालांकि वेव के फॉर्म में इस तरह इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी एटम में इस तरह से एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम उसको स्फेरिकल शेप बना के दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसी शेप में यहीं पे इसी ऑर्बिट में या सेल में एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो छोटे छोटे रीजन होते हैं, ये रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोबेबिलिटी
ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, इन रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है और इन्हीं रीजन को क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल कहा जाता है। ऑर्बिटल या इसी को हम सबसेल के नाम से भी जानते हैं, सबसेल। ठीक, तो इस तरह सबसेल या ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल ऑर्बिट के अंदर एक से छोटा छोटा एक रीजन होता है। जैसे अगर हम स्कूल को मान लें, स्कूल हमारा क्या है, ऑर्बिट है, और उस स्कूल के अंदर ऐसे बहुत सारे कमरे बने हैं जिसमें अलग अलग क्लास चलती है। तो ढेर सारे कमरे जो स्कूल के अंदर है, वो कमरा एक पर्टिकुलर एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा और वो कमरा एक ऑर्बिटल के रूप में माना जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रूप में स्टूडेंट बैठे होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह अगर इस स्कूल के अंदर हमें पता करना है क्लास 8th के किसी एक स्टूडेंट या क्लास 11th के किसी स्टूडेंट को बुलाना होगा, तो हम पूरे स्कूल में हर कमरे में नहीं जाएंगे, जहाँ पे वो क्लास चलती होगी सीधे उस कमरे में जाएंगे और उस स्टूडेंट के नेम को बुलाएंगे और वो बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस ऑर्बिट के अंदर या इस सेल के अंदर छोटे छोटे रीजन में कहीं पे पाया जाता है और उसी रीजन को हम लोग ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हमसे पूछा जाता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, तो चलिए उसको जान लेते हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस। तो ऑर्बिट और इधर ऑर्बिटल अभी हमने बताया भी, लेकिन फिर और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो ये जो ऑर्बिट होता है वो वेल डिफाइंड सर्कुलर या इलिप्टिकल ठीक है, सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अराउंड वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। यानी वो इस तरह, ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह का ये पाया जाता है, ये ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। ये आपका न्यूक्लियस है और ये सब क्या है, ये ऑर्बिट है। ठीक, तो ऑर्बिट न्यूक्लियस के अराउंड वेल डिफाइंड पाथ होता है जो इलिप्टिकल या सर्कुलर हो सकता है। अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज द रीजन इन विच या इन स्पेस अराउंड द, यहाँ अराउंड में डबल आर हो गया है, एक सिंगल आर रहेगा, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक, तो ये एक रीजन होता है स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड। तो जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड ये आपका ऑर्बिट है। अब ऑर्बिट में ऐसा एक रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है और इसको ही हम लोग ऑर्बिटल कहेंगे। यानी ऑर्बिटल एक रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और ये पूरा ऑर्बिट है, यानी ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है। तो इस तरह ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फर्स्ट डिफरेंस था। सेकेंड डिफरेंस की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ऑल ऑर्बिट आर सर्कुलर। ठीक है, जितने भी ऑर्बिट होंगे वो सब क्या है, सर्कुलर होंगे और सर्कुलर या इलिप्टिकल भी हो सकता है। और इसका हम कहें कि ये जो ऑर्बिटल है इसका डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, इट हैव डिफरेंट शेप। अभी इसका शेप भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एस ऑर्बिटल का शेप सर्कुलर होता है, पी ऑर्बिटल का शेप डम्बल होता है, डी ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बल होता है, एफ ऑर्बिटल का कोई भी शेप डिफाइन नहीं है। तो इस तरह एस पी डी एफ ऑर्बिटल होता है और एस पी डी एफ ऑर्बिटल का सभी का शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है। आगे हम लोग इसके शेप के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और बनाएंगे भी कि उसका शेप कैसा होता है। एस का सर्कुलर, पी का डम्बल, डी का डबल डम्बल, एफ का शेप जो है डिफाइन नहीं है। अगर थर्ड डिफरेंस की बात किया जाए ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में,
तो थर्ड डिफरेंस में आप कह सकते हैं कि ठीक है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप ये नहीं होते हैं। लेकिन जो ऑर्बिटल होता है वो अगर एस ऑर्बिटल को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट एस ऑल डायरेक्शनल, यानी एस ऑर्बिटल को छोड़ के जितने भी बाकी ऑर्बिटल हैं पी डी एंड एफ ऑर्बिटल, ये सभी क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे से कंबाइन करके शेप अपना बनाते हैं। एस ऑर्बिटल को छोड़ के एस ऑर्बिटल सर्कुलर होता है, तो इसके लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑर्बिट कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ऑर्बिटल कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है, यानी एस पी ऑर्बिटल ये आपस में, पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल ये आपस में कंबाइन करते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंबाइन करते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में, तो ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन होगा, जहां n इक्वल टू इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 3 ये उसके ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रखा गया है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रखा गया है तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 2, 1 ही आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होके 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में 18 हो जाएगा। ऐसे मैक्सिमम इसमें 2n² इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ रखे जाते हैं। अब तो इस तरह आप कह सकते हैं कि इट कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन with अपोजिट स्पिन, ठीक है, यानी ऑर्बिटल के अंदर अपोजिट, जैसे मान लीजिए ये एस ऑर्बिटल है और इस एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाफ एरो लगा के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और हाफ एरो से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से ऑर्बिटल के अंदर दिखाया जाता है। तो ये इस तरह से कह सकते हैं कि किसी एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के रूप में। अब उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात किया जाए ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में, तो ये क्या बताता है, ये ऑर्बिट जो है वो गिव्स डेफिनिट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के डेफिनिट पाथ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये ऑर्बिटल किसी इलेक्ट्रॉन के डेफिनिट पाथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इट रिप्रेजेंट डेफिनिट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये इट डज नॉट रिप्रेजेंट डेफिनिट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन के डेफिनिट पाथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है और ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन के डेफिनिट पाथ को रिप्रेजेंट करता है। अभी हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल एस पी डी एंड एफ, ये 4 ऑर्बिटल हैं। ये ऑर्बिटल जब बोर्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी कर रहे थे तो उसी समय स्पेक्ट्रम की जो प्रॉपर्टी थी उसी आधार पर उन्होंने उस एस पी डी एफ ऑर्बिटल का नेमिंग किया गया है। एस का मतलब होता है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम
कि स्पेक्ट्रल लाइंस की प्रॉपर्टी है और उसी आधार पे शार्प से s लिया गया है, s ऑर्बिटल कहा गया उसको, प्रिंसिपल से p ऑर्बिटल बना, डिफ्यूज से d ऑर्बिटल बना और फंडामेंटल से f ऑर्बिटल बन गया। तो ये s p d f 4 ऑर्बिटल है, आगे भी हो सकते हैं लेकिन अभी तक हमारे पास इतने ऑर्बिटल हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस था। आगे भी हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करते रहेंगे। अब ये सेकेंड वीडियो में हमने आपको ऑर्बिटल तक बताया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।